दो कोलकाता जीती, दो हैदराबाद, है ना, 3 चेन्नई, 7 हो गए। लाइव हो गया रे ब्रो। क्या हुआ? 4 लिंक भेज दो उसको। लाइव नहीं हुआ जी, चालू 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 है ना। ये क्या लाइव ना से पास लाइव है अभी शुरू हो ठीक है, ठीक है। अपन लिंक भेज देते फिर चालू हो जाएगा। भेज दिया मैंने। ऑडियो आने की देखो ना, वहाँ से connect करो। देखते हैं। ठीक। लिंक आ गया। हम्म लिंक आ गया। हम्म ज़्यादा टेंशन नहीं। ठीक है। मुझे 4 बजे ऑलरेडी हेलो एंड वेलकम सभी व्यूअर्स का स्पोर्ट्स क्षेत्र पर। आज हम यहाँ पर है आईपीएल का फर्स्ट वीक डिस्कस करने के लिए। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 2007 में जब पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और हमें क्रिकेट का सबसे एक्सक्लूसिव और छोटा फॉर्मेट, सबसे कमर्शियल फ्रेंडली और व्यूअर फ्रेंडली फॉर्मेट मिला, टी20 क्रिकेट। सबसे कमर्शियल फ्रेंडली और व्यूअर फ्रेंडली फॉर्मेट मिला, टी20। चलो चल। तो स्वागत है सभी व्यूअर्स स्पोर्ट्स क्षेत्र का। आज हम पहला हफ्ता आईपीएल का डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी व्यूअर्स हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2007 में। आज हम जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और क्रिकेट को उसका सबसे व्यूअर फ्रेंडली फॉर्मेट मिला था, टी20 क्रिकेट। इस फॉर्मेट को काफ़ी कमर्शलाइज किया गया, ये काफ़ी व्यूअर फ्रेंडली रहा। इस वजह से ही आज हम इंडिया का त्यौहार आईपीएल के फॉर्म में देख रहे हैं। काफ़ी व्यूअर फ्रेंडली रहा। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं अजिंक्य देशपांडे, इंडिया का त्यौहार, और मैं अर्पण लद्दड़। हम डिस्कस करेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप का कितना बड़ा रोल था आज आईपीएल जो है, जिस पद पर है, उस पद पर पहुंचने में टी20 वर्ल्ड कप का कितना बड़ा रोल था। हम सबके कुछ ना कुछ मेमोरीज रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेके। मुझे आज भी याद है वो दिन जब इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीता था। मैंने किधर वो मैच देखा था, किनके साथ वो मैच देखा था, और कितना नर्वस हो गया था मैं लास्ट ओवर में। तो मैं अजिंक्य से पूछना चाहूँगा, आपकी भी कुछ मेमोरीज होगी टी20 वर्ल्ड कप को लेके। आपके क्या सोच विचार है टी20 वर्ल्ड कप को, और ये कैसे इवॉल्व हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में जो हम आज देख रहे हैं। पहले तो गुड आफ्टरनून सभी स्पोर्ट्स क्षेत्र के व्यूअर्स को। तो आज जैसे कि अर्पण ने बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल का फर्स्ट वीक। तो टी20 वर्ल्ड कप 2007 का बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया टीम गई थी वर्ल्ड कप में, तो उस हिसाब से यंग कैप्टन थे, यंग यूनिट थी, तो उम्मीद नहीं थी किसको जीतेंगे या फिर क्या होगा। लेकिन वो वर्ल्ड कप ने शायद से इंडियन क्रिकेट का फेस बदल दिया है। वो जो जीत थी उसने टी20 क्रिकेट को अलग लेवल पे लेके गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप तो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसी के वजह से आईपीएल भी टी20 वर्ल्ड कप ही एक रीज़न है आईपीएल का चालू करने का। और एक और रीज़न है आईपीएल चालू करने का, तो ये लगता है। आईपीएल काफ़ी हिट रहा है, और इस बार तो काफ़ी कोविड के वजह से मुश्किलें भी हुई आईपीएल को शुरू होने में, फिर भी आईपीएल शुरू हुआ। इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना है? नहीं, आईपीएल तो वैसे भी इंडियन जो यंग प्लेयर्स है उनके लिए वैसे भी अच्छा ही था आईपीएल चालू होना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आईपीएल चालू होने से पहले रणजी जो ये थी रणजी क्रिकेट, तो वो टेलीकास्ट भी नहीं होता था इतना। और आईपीएल आने के बाद से थोड़ा सोशली भी और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है क्रिकेट, और यंग प्लेयर्स के लिए वैसे भी चांस बहुत मिलते हैं उनको। आई थिंक एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये टेंशन भरे माहौल में एक सबको एक मौका दे देता है कि सब
आराम से मैच देखे, थोड़ा चिल करे। और वैसे भी अभी थोड़ा तनाव भी थोड़ा ज़्यादा है बिल्कुल कंट्री में। कोविड तो था ही, उसको छोड़ के फिर उसके बाद में भी काफ़ी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तनाव चालू है। बिल्कुल तो आईपीएल उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंसान को हेल्प करता है एक नॉर्मल चिलिंग एटमॉस्फेयर जो है उसको एंजॉय करने के लिए। हर शाम हम वी लुक फॉरवर्ड टू द मैचेस, वी डिस्कस द मैचेस। और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार का जो आईपीएल का एडिशन है, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे हमने फर्स्ट मैच में देखा, फर्स्ट मैच से लेके हम कल की मैच तक के देख रहे हैं। कल का शायद ऐसा पहला मैच था जब किसी कैप्टन ने चेस करना चूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ बाकी सारे मैचेस में हर कैप्टन ने, जिसने टॉस जीता है, उन्होंने चेस करना ये ऑप्शन चूज़ किया है, बॉलिंग ऑप्शन चूज़ किया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये आईपीएल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट आईपीएल होने वाला है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि इसमें हार्डवर्क भी बीसीसीआई ने या फिर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है उन्होंने जितना हार्डवर्क किया आईपीएल कराने में लगाया है दुबई में, तो मेरे को नहीं लगता इसके पहले कोई आईपीएल में इतनी मेहनत लगी होगी उनको और इतना डेडिकेशन भी रहा होगा उनके तरफ से आईपीएल ये करने का। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है कि लोग अभी घर पे हैं और लोगों के पास एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। तो आईपीएल जैसे इंडिया का त्यौहार बोलते हैं आईपीएल को, तो आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी लोगों के लिए, क्योंकि क्रिकेट लवर्स इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है। तो आईपीएल इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जैसे आईपीएल पे आए हम, तो जो टॉस के बाद हर कैप्टन बैटिंग सेकंड करता है, चेस करने को जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके तरफ से थोड़ी गलती है। पिच को बराबर रीड नहीं कर पा रहे, कंडीशंस को रीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि चेन्नई की जो 2 मैचेस हुई या फिर कल की भी मैच ले लीजिए, तो उसमें चेस जो है वो डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि पिच शायद से सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी स्लो होती है, तो वो डिफ़िकल्ट रहा है। तो कैप्टन्स ने अपना अभी डिसीजन थोड़ा चेंज करने को ना और पहले बैटिंग करके एक बार देखने को ना कि कैसा जाता है मैच। बात तो सही है आपकी, लेकिन चेस क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे इंडियन मीडिया है, बॉलीवुड के स्टार्स की गाड़ियाँ चेस करते जा रही है रोड पे, वैसे हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं चेस कर पा रहे? इस पे आपकी क्या राय है? क्या इंडियन मीडिया चेस करने में बेटर है, ये आपका कहना है? बिल्कुल, इंडियन मीडिया तो बहुत बेटर है चेस करने में। बिल्कुल। तो अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हर बार आईपीएल जैसे होता है उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही है। इस बार भी हमें आरसीबी के जो लास्ट मैच हुई उसके बाद में एक कंट्रोवर्सी सरफेस हुई द नेक्स्ट डे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पहले हम व्यूअर्स को एक बार बता दें कि सुनील गावस्कर जी और अनुष्का जी का क्या स्टेटमेंट था। तो मैं सुनील गावस्कर का बता देता हूँ। ज़रूर। सुनील गावस्कर जी ने ये कहा था कि कमेंट्री में उन्होंने कहा था कमेंट्री करते हो कि विराट कोहली जो है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था लॉकडाउन की वजह से। और वो जो वीडियो वायरल हुआ था एक अनुष्का और विराट का क्रिकेट खेलते हुए जी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अनुष्का ने जो बॉल डाली थी विराट को, तो उतनी ही प्रैक्टिस विराट कोहली की हुई है। तो इस पे अनुष्का शर्मा का फिर एक स्टेटमेंट आया था। अनुष्का शर्मा जी ने कहा कि दैट मिस्टर गावस्कर, योर मैसेज इज डिस्टेस्टफुल इज़ अ फैक्ट, but I would love for you to explain why you thought of making such a sweeping statement on a wife, accusing her for her husband's game. I am sure over the years you have respected the private lives of every cricketer while commentating on the game. Don't you think you should have equal amount of respect for me and us? I am sure you can have many other words and sentences in your mind to use to comment on my husband's performance from last night, or are your words only relevant if you use my name in the process? It's 2020 and things still don't change for me. When will I stop getting dragged into cricket and stop being used to pass sweeping statements? Respected Mr. Gavaskar, you're a legend whose name stands tall in this gentleman's game. Just wanted to tell you what I felt when I heard you say this. I think I don't think there was any malicious undertone to what Mr. Gavaskar said. I think he meant it as a joke because I think Virat had posted a video of Anushka and him playing cricket, and I think it's quite normal to bring it up during commentary. But I don't think Anushka is entirely wrong as well, because this discussion has happened in the past whether wives and girlfriends of cricketer affect their performances while traveling with them.
and Anushka's name has been dragged into this controversy. So I would like to touch upon 2 points, which is I don't think Anushka is entirely wrong, क्योंकि उनको ये कंट्रोवर्सी में इसके पहले भी ड्रैग करा गया है, जब विराट कोहली का आई थिंक टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हुआ था. उन्होंने परफॉर्मेंसेस उनके ज़्यादा ड्रॉप हुए नहीं हैं उनके करियर में, फिर भी वो एक अपॉर्चुनिटी को लेके उनका नाम ज़रूर उछाला गया था. तो ये एक जो हमारे साथ एक पहले ट्रॉमा हो चुका है, हम कई बार उस पर ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं. ऐसा मुझे अनुष्का के तरफ से लगा कि उनके साथ शायद इसके पहले भी ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इस वजह से इस बार उन्होंने शायद रिएक्ट थोड़ा जल्दी कर दिया ताकि ये आगे ना बढ़ पाए. और आई डोंट थिंक सुनील गावस्कर भी उसको एज अ जोक छोड़ के कोई और तरीके से मीन कर रहे थे. मुझे भी ऐसा लगता है, मैं पहले व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि हम दोनों ना ही सुनील गावस्कर जी को डिफेंड कर रहे हैं और ना ही अनुष्का जी को डिफेंड कर रहे हैं. लेकिन ये जो स्टेटमेंट सुनील गावस्कर जी ने दिया था, तो ये शायद से मुझे ऐसा लगता है कि अनुष्का जी ने ध्यान से सुना नहीं है उसको. हाँ. क्योंकि ये कमेंट्री में जब आकाश चोपड़ा जी ने पूछा था सुनील गावस्कर जी को क्या लगता है कि विराट कोहली का लॉकडाउन में कैसा रहा, तो उस पर उन्होंने वो जवाब दिया था. हाँ. तो उन्होंने ऐसा कोई गलत कमेंट नहीं किया था, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है. काफ़ी एक्चुअली उन्होंने ह्यूमरस वे में बोला है, उन्होंने सिर्फ एक हंसी का चुटकुला है उस तरीके से सुनाया है. लेकिन यही होता है, अभी सोशल मीडिया है, आज सबके पास ओपिनियन है. आप और मैं भी जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं. बिल्कुल. 2007 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब N95 एक मोबाइल हुआ करता था, अब N95 एक मास्क है. 64 MB रैम से 6 GB रैम तक हम आ गए हैं. बिल्कुल. तो लोगों का ओपिनियन भी बहुत फास्ट शेयर होता है आज के. तो जब आप किसी सेलिब्रिटी पे बोलते हो, तो आज आपको पता है उनके पीछे उनके 40 या 30 ऑड मिलियन फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया पे है, उनको आप एक मौका दे देते हो उनका ओपिनियन शेयर करने का. तो आई थिंक इस वजह से आजकल कोई भी कमेंट जो है, इट कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. ऑल्सो यू कैन हैव क्वाइट अ रिएक्शन व्हेन यू से समथिंग. सो आई थिंक all of us have to be really aware as to what we say. Correct. And as to what we put out on public forum, because हर चीज़ का रिएक्शन जो है वो फिर हम जल्दी आ जाता. हाँ, बहुत जल्दी आ जाता है और कई बार हम उसे झेल भी नहीं पाते. तो मेरा बस यही इस पर बोलना है. बिल्कुल. और सुनील गावस्कर जिस हिसाब से जितने बड़े लेजेंड है, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना मतलब छोटा स्टेटमेंट वो देंगे कमेंट्री का. हाँ, ये गलत था उनका कि कोई किसी के वाइफ का नाम कमेंट्री में नहीं लेना चाहिए. लेकिन ठीक है, अभी अनुष्का ने भी थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, ऐसा मेरे को लगता है कमेंट में. उन्होंने एक्चुअली भी वो सही थे. लेकिन थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर दिया उनका जो, क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने वो पहले ट्रॉमा सहा है शायद, इस वजह से. करेक्ट. उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया और यही होता है. और एक्चुअली इतना लंबा सीज़न होता है IPL का, आजकल मीडिया के पास इतना पावर है, सोशल मीडिया और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है. तो इस वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आग की तरह फैलने लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. चलो, तो अभी थोड़ा IPL पे आते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं. तो क्या लगता है इस बार जिस हिसाब से IPL चालू हुआ है, तो क्या लगता है IPL में क्या अच्छी चीज़ें हुई है इस बार IPL में? अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हमें इतने टाइम बाद क्रिकेट देखने मिला. इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती थी. इतना टाइम से सब वेट कर रहे थे. आई थिंक प्लेयर्स और फैंस दोनों ही इस बार IPL का उतना ही बेसब्री से वेट कर रहे थे, क्योंकि वो भी ग्राउंड पे खेलने को आतुर थे और हम भी उन्हें ग्राउंड पे खेलने देखने को आतुर थे. बिल्कुल. इट्स अ शेम दैट spectators can't watch the matches in stadium, but I think the best we can do in the current circumstances is that we can watch it at our homes. We can enjoy the safety at our homes while enjoying cricket. So I think that is very, very important. Also what I would like to point out with this is the fact that the stadium has the fielding has been really sloppy in this IPL. I think players भी शायद वो थोड़ा सा रस्टी है फील्ड पे. और जैसे जैसे आई थिंक मैचेस प्रोग्रेस करेगी उनकी फील्डिंग अच्छी होगी. लेकिन हमने आई थिंक बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को भी हमने कैचेस ड्रॉप करते देखा. तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि प्लेयर्स जो है वो
6 से 7 या फिर कोई कोई 1-1.5 साल के गैप के बाद भी आ रहे हैं, तो उनको वो मैच प्रैक्टिस मिल नहीं पाई है प्रॉपरली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है उनका इसका। और ये ग्राउंड जो है दुबई का, मैक्सिमम कैचेस वहाँ ड्रॉप हुई है, दुबई का जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ग्राउंड का फ्लड लाइट्स का जो एरिया है, तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि पूरा चारों तरफ उसमें लाइट है। तो वो प्लेयर्स मतलब जितने भी अब तक 5-6 कैचेस देखे हैं वो ग्राउंड पे, तो प्लेयर्स का यही बोलना है कि लाइट आँख पे आता है। तो वो एक भी रीज़न हो सकता है उसका। और प्लेयर रस्टी भी रही है अभी स्टार्टिंग में, पहला वीक थोड़ा फील्डिंग के हिसाब से थोड़ा डल रहा है हर टीम की वजह से। और जैसे हमने विराट कोहली को देखा 2 कैचेस छोड़ते हुए, तो ये अगर कंटिन्यू रहा आगे के वीक में, तो ये टीम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है। क्योंकि जैसे केएल राहुल को 75-80 में विराट कोहली ने छोड़ा था, उसके बाद केएल राहुल बिल्कुल रुके नहीं है 132। फिर बिल्कुल फिर वो। और मेरे को अभी भी याद आ रहा है कि 3 से 4 साल पहले की बात है कि सेम मैच थी आरसीबी वर्सेस पंजाब की, और उसमें मिलर बैटिंग कर रहे थे, और उसमें भी विराट कोहली ने मिलर की कैच छोड़ी थी, और फिर उसके बाद मिलर ने एकदम कैच छोड़ा, मैच छोड़ा, इससे बेटर उदाहरण इसका कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जो कहते हैं वो सही कहते हैं। आई थिंक फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हम उसको अंडररेट करते हैं, बॉलिंग और बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा ओवररेट करते हैं कि एक अच्छा बॉलर चाहिए, एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, लेकिन फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें रिसेंट वीक्स में पता चला आईपीएल में। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुंबई इंडियंस के जो फर्स्ट मैच थी उनकी फील्डिंग उसमें काफ़ी स्लॉपी थी, बट सेकेंड मैच में मुंबई इंडियंस ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग करी। तो हो सकता है प्रोबेबली ये रस्टी होने की वजह से प्लेयर्स शायद और ज़्यादा मोटिवेटेड रहे आगे के मैचेस में अपना परफॉर्मेंसेस सुधारने को। और फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है, अब जैसे विराट कोहली का हमने देखा, विराट कोहली ने खुद कितना पैशनेट होते हैं फील्ड पे वो, और बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों को माफ़ नहीं करते अगर उनसे कोई फील्डिंग लैप्सेस हुए तो, और उनसे खुद से इतने इतने बड़े लैप्सेस हुए तो आई थिंक ये उनको भी और उनके प्लेयर्स को भी मौका देगा कि वो अपने जो लैप्सेस है। और मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने फील्डिंग का लेवल इंडिया के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ऊपर लाया है। हाँ, वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फील्ड में, एक फिटनेस का रोल जो है उन्होंने इंडियन क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर ये बोलूँ तो मैं गलत नहीं रहेगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट का फिटनेस लेवल तो काफ़ी उसका स्थिर जो है आज काफ़ी ऊपर आ गया है। और इस बात का श्रेय तो मतलब मेरे हिसाब से विराट कोहली को ही जाता है। और बस आपसे एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि इस बार जो फील्डिंग का परफॉर्मेंस आपने देखा, बॉलिंग परफॉर्मेंस आपने देखा, बैटिंग परफॉर्मेंस देखा, आपको क्या लगता है आईपीएल में इन तीनों जो फैसेट्स है क्रिकेट के, इसमें से सबसे बेटर अभी तक के क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो वो बैटिंग रही है तीनों में से। ये आईपीएल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जहाँ पे हमने फील्डिंग लैप्सेस की अभी बात की, तो वो तो बिल्कुल नीचे रहा है हर टीम के तरफ से। अगर कुछ 2-3 प्लेयर हम छोड़ दे तो बाकी सब टीम्स का ये प्रॉब्लम रहा है फील्डिंग का। तो मेरे को ऐसा लगता है बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग में भी हम देखें तो हर टीम ने अभी जैसे चेन्नई की बात करें हम, तो चेन्नई में तीनों मैचेस में बॉलर्स जो रहे उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है। तो ऐसे हर टीम में मेरे को ऐसा लगता है कुछ कुछ बॉलर्स है, जैसे पैट कमिंस हम देखें तो पैट कमिंस का जो पहला मैच था तो वो उनका बहुत ख़राब गया है। उनकी बॉलिंग ठीक है, उनका पहला आईपीएल था और सेकंड इसमें उन्होंने कमबैक किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये तीनों अगर हम देखें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, तो ये अभी फर्स्ट वीक जो रहा है उसमें बैटिंग बेटर रही है। क्योंकि संजू सैमसन की भी इनिंग्स देखे हम, केएल राहुल की देखे, और फैफ की दो इनिंग्स बहुत अच्छी रही, और रोहित शर्मा की इनिंग्स रही है। तो ऐसे बैटिंग में हमें अच्छे इनिंग्स देखने मिले, लेकिन बॉलिंग का वो टाइम अभी तक आने का है आईपीएल में कि जिसमें हम कह सके कि बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूछता है भारत, एमएस धोनी की बैटिंग पोजीशन, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस बार अपने लेवल पे परफॉर्म करते दिख नहीं रहा है। आई थिंक फर्स्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छे से चेस किया मुंबई इंडियंस का टोटल, और उसमें एक्चुअली फैफ डू प्लेजी, अंबती रायडू, ये लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। इनफैक्ट सैम करन का जो ट्रम्प कार्ड एमएस धोनी ने खेला और उन्होंने आके 6 या 7 बॉल में आई थिंक 18 रन मारे, वो काफ़ी अच्छा चल गया।
लेकिन दे आर मिसिंग वन ऑफ देयर बिगेस्ट प्लेयर्स इन सुरेश रैना एंड ऑल्सो अंबती रायडू आफ्टर दैट मास्टर क्लास इनिंग्स इन द फर्स्ट मैच हैज़ मिस्ड द नेक्स्ट 2 मैचेस. सो आई एम श्योर इट इज़ इम्पैक्टिंग देयर परफॉर्मेंस. बट आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स का आप क्या गेज करेंगे परफॉर्मेंस और MS धोनी की बैटिंग पोजीशन, इस पे आपका क्या कहना है? पूछता है भारत. बिल्कुल, मैं इस पे बोलना चाहूँगा. पहले तो मैं CSK का भी सपोर्टर रहा हूँ पहले से, तो उस हिसाब से भी मैं बोलूँगा कि चेन्नई का प्रॉब्लम ये रहा है अभी ये IPL में आते हुए कि पहले तो उनको बहुत बड़े बड़े झटके लगे, क्योंकि एक तो पहले 11 कोरोना केसेस कोई टीम में आना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो और उनका जो 7 दिन का पीरियड था क्वारंटीन का, वो 14 डेज में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक झटका रहा है. दूसरा झटका ये रहा है कि दुबई में आने के बाद सुरेश रैना जो वापस गए, और सुरेश रैना जैसा हम कहते हैं कि MS धोनी दिल है तो MS धोनी दिमाग है तो सुरेश रैना दिल है, तो ये बात सही है. तो वो हिसाब से सुरेश रैना को चेन्नई बिल्कुल मिस कर रही है. और जब ऐसे बड़े प्लेयर्स जो अभी ब्रावो भी इंजोर्ड है, हरभजन भी नहीं है और रायडू भी नहीं है, तो बड़े प्लेयर्स जब ऐसे बाहर रहते हैं तो बिल्कुल कोई भी टीम मिस करेगी वो प्लेयर्स को. और जहाँ तक चेन्नई का परफॉर्मेंस रहा है तो वो मेरे हिसाब से फैफ डुप्लेसिस को अगर छोड़ दे हम और सैम करन को छोड़ दे तो बाकी टीम का थोड़ा बिलो पार रहा है परफॉर्मेंस. और परफॉर्मेंस की बात हम करें तो चेन्नई में ओपनिंग जो रहती है वो एक कंसर्न रहा है, क्योंकि ओपनिंग में मुरली विजय जो है वो सेट नहीं हो पा रहे, और दूसरी तरफ शेन वॉटसन है वो भी सेट नहीं हो पा रहे. ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. जैसे राजस्थान के अगेंस्ट मैच देखा तो उसमें जब हाई स्कोरिंग रहता है तो स्टार्टिंग में अगर ओपनर अच्छा स्टार्ट दे तो ही ऐसे चेस पॉसिबल होते हैं. और आपने क्वेश्चन पूछा था MS धोनी के बैटिंग पोजीशन पे, तो MS धोनी ने जैसे सेकंड मैच में एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको. आई थिंक MS धोनी ने खुद ने सेकंड मैच के प्रेजेंटेशन में कहा कि उन्होंने काफ़ी टाइम से खेला नहीं है और उनका मैच प्रिपरेशन कम है. तो आई थिंक मैच प्रिपरेशन तो तभी ज़्यादा होगा अगर वो बैटिंग करने ऊपर आएंगे, क्योंकि जब 4 ओवर में 80 रन या 75 रन बचते हैं तब MS धोनी लास्ट 2 मैचेस से खुद को उतार रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप का चेज़ होता है. वो खुद को एक बहुत इम्पॉसिबल पोजीशन में डाल देते हैं कि जहाँ से आते से उन्हें सिर्फ हर ओवर में 2-2 छक्के उड़ाने हैं, उसके बाद में भी आपको सिंगल्स, डबल्स और बाकी बाउंड्री स्कोर करनी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब कम मैच प्रिपरेशन होती है, आई थिंक पिछले साल जुलाई के बाद से उन्होंने क्रिकेट खेला भी नहीं है, कम्पेटिटिव क्रिकेट. तो उनका खुद का भी ये कहना है और हमें भी ये समझने की बात है कि उन्हें मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और जब हम देखें कि उनके जो बैटिंग लाइनअप में कॉन्फिडेंस की कमी है, MS धोनी एक ऐसे प्लेयर है जो हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं. जब वो फॉर्म में नहीं भी थे 2011 वर्ल्ड कप में, पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन वो फॉर्म में नहीं थे, पर वो फाइनल में जब उन्होंने देखा कि मुरलीधरन बॉलिंग डालने आ रहे हैं तो वो खुद आए और वो कॉन्फिडेंस से उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स जो थी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली. वो उस लेवल के प्लेयर है, तो वो कॉन्फिडेंस वो लेके यहाँ पे नंबर 4 पे या नंबर 5 पे बैटिंग करने क्यों नहीं आते, ना कि वो नंबर 6 पे आते हैं, सबको अपने से ऊपर भेजते हैं और एकदम एंड में आते हैं. तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से MS धोनी ने सेकंड मैच में स्टेटमेंट दिया था, एक तो MS धोनी के स्टेटमेंट्स को चैलेंज देना बहुत बड़ी बात है और डिसीजन को भी देना बड़ी बात है. लेकिन जिस हिसाब से मैं MS धोनी को इतने साल से जानता हूँ तो उस हिसाब से मैं इस चीज़ में उनको डिफेंड करूँगा, क्योंकि जब प्लेयर 1.5 साल से कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलता है तो एकदम से मैच में आके खेलना थोड़ा मुश्किल जाता है. जिस मैच में 217 रन चेस करी थी चेन्नई, वो सिचुएशन मुश्किल थी. हाँ, MS धोनी इसके पहले बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है. हाँ, ये बात सही कही आपने कि जब आएंगे तब प्रैक्टिस मिल पाएगी. लेकिन जिस हिसाब से चेन्नई का हम देखें तो MS धोनी ने पहले भी ये कहा है कि अपना जो चेन्नई का टीम है, अगर MS धोनी अगले सीज़न या फिर उसके अगले सीज़न चले जाते तो चेन्नई को जो प्रॉपर फिनिशर था वो एक नहीं रहेगा. तो ये एक स्लॉट के लिए MS धोनी अभी एक फिनिशर देख रहे हैं. तो उनका ये कहना है कि स्टार्टिंग के मैचेस में हम ट्राई कर सकते हैं और एंड में जब टूर्नामेंट आएगा
तो हमें पता है कि कौन मैच फिनिश कर सकता है, तो फिर मैं आऊँगा या फिर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आएगा तो उनको वो पता है, तो उनका मेरे हिसाब से ऐसा होगा। आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है, उनके क्रिकेटिंग माइंड को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में रखी ही होगी इस चीज़ के लिए कि वो कैसे खुद भी वापस फॉर्म में आए और टीम को भी वापस से कैसे वो बैलेंस दे, जो चेन्नई में हम हमेशा से देखते आए हैं। क्योंकि चेन्नई आई थिंक इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड ऑफ IPL. They played the most finals करेक्ट। and they've always been in the qualifiers. So that says a lot about a team. Also, और मुझे एक पूछना था आपसे कि जिस हिसाब से हमने विराट कोहली का अभी 2 मैचेस में फॉर्म देखा है, तो 2 मैचेस से हम किसको, इतने बड़े प्लेयर को ये नहीं कर सकते रेट, लेकिन अगर यूएई का हम परफॉर्मेंस देखें 2014 का विराट कोहली का, तो उसमें उनको प्रॉब्लम गई है। तो क्या लगता है कि ये वो फेज़ वापस चालू हुआ है विराट कोहली का? आई थिंक ये IPL जो है इस बार पूरा UAE में खेले जाने वाला है और आई थिंक 14 मैचेस है सबके पास में। तो अभी ये 2 ही मैचेस हुई है। आई थिंक विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जब हमने इनको कभी फुल कोई कैंपेन में फेल होते नहीं देखा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ही विल बकल अप, उनका परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा और वो अपना फॉर्म ले आएंगे वापस, क्योंकि इसके पहले कोई हमारे पास हिस्टोरिक डेटा नहीं है कि कोई ऐसा कंपटीशन जिसमें विराट कोहली जब से इंडियन टीम में एस्टैब्लिश हो गए तब से कोई ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पूरी तरह से फेल गए है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो हम अभी ये तो मतलब बोल नहीं सकते कि वो पूरी तरह फेल होंगे। हाँ, पहले 2 मैचेस में आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि सब काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई फॉर्म में आ जाए तो आ जाए, बट थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रूव में आने को। बिल्कुल। तो हमने कल के मैच के लिए वेट करना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि वो कल के मैच में भी फॉर्म में ना रहे, क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे और अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने लगेंगे। उनको आई थिंक ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए उनके टीम सिलेक्शन के बारे में RCB के लिए, ना कि उनके बैटिंग। आई थिंक उनकी बैटिंग वो मैनेज कर लेंगे। उनका टीम सिलेक्शन अगर स्पॉट ऑन रहा तो उनके टीम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मुझे लगता है। फर्स्ट मैच वो जीते थे, सेकंड मैच वो हारे, लेकिन मुझे फर्स्ट मैच से लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस मिसिंग है। अभी तक के उन्होंने वो बैलेंस जो है वो ढूंढ नहीं पाए हैं उनके टीम में, तो वो मिसिंग है। भले ही वो मैचेस जीते या हारे, मेरा ये ओपिनियन है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से हम पहला वीक देखे IPL का, तो पॉइंट्स टेबल की तरफ हम देखें थोड़ा, तो दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, ये अभी ऊपर है। हाँ, तो क्या लगता है इस IPL में कुछ अलग देखने को मिलेगा हमें, चेन्नई मुंबई ये आई छोड़ थिंक के? दिल्ली कैपिटल्स तो जिस हिसाब से उनकी टीम ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था और यंग और टैलेंटेड टीम है, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स अच्छा करेगी IPL में। राजस्थान जैसा फर्स्ट मैच में खेला वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली तब जब उनके पास में उनके लाइनअप में जॉस बटलर और बेन स्टोक्स, उनके 2 बहुत बड़े प्लेयर ना हो। उनको बाहर रखते हुए नहीं, एक्चुअली एक का क्वारंटीन है और एक इंग्लैंड से आए ही नहीं, लेकिन वो टीम में ना रहते हुए राजस्थान इतना बड़ा टोटल पहले ही मैच में पोस्ट कर देगी, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन संजू सैमसन, आई थिंक ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स। तो आज भी शायद हमें वैसा कुछ देखना मिलेगा, क्योंकि ये 2 टीम्स जो है, पंजाब और राजस्थान, जो आज खेल रही है, वो दोनों टीम से बहुत अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंसेज हम ऑलरेडी देख लिए हैं। फर्स्ट मैच में मयंक अग्रवाल, सेकंड मैच में KL राहुल, और यहाँ से इनका एक ही मैच हुआ है, उसमें आई थिंक संजू सैमसन प्लेड ब्रिलियंटली। ऑल्सो स्टीव स्मिथ, जिनका नाम नहीं लिया गया ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि संजू सैमसन ने उनको ओवर शैडो कर दिया फर्स्ट मैच में, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला। बिल्कुल। जैसा आपने अभी मयंक अग्रवाल, KL राहुल इनका नाम लिया, तो जिस हिसाब से ये IPL का फर्स्ट वीक रहा है, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन जो यंग प्लेयर्स है उनका ये फर्स्ट वीक बहुत अच्छा रहा है। जैसे शुभमन गिल ले हम, मयंक अग्रवाल, KL राहुल हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए। तो क्या लगता है ये IPL इंडियन यंगस्टर्स का होगा? आई थिंक KL राहुल और मयंक अग्रवाल तो अब काफ़ी सेट बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट सिनेरियो को अगर देखें। ना ही वो एज से इतने यंग है, वो अपने प्राइम में खेल रहे हैं दोनों भी। उनका गेम भी उनके प्राइम को जस्टिफाई कर रहा है, तो उनको और उन्होंने आई थिंक इंडियन टीम में भी काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया। स्पेशली KL राहुल, मयंक अग्रवाल सिर्फ टेस्ट में खेले हैं इंडिया की तरफ से काफ़ी। KL राहुल तीनों फॉर्मेट आई थिंक डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस खेल लिए हैं। IPL में भी ऐसा नहीं है कि उनका फर्स्ट सीज़न है जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक हम लास्ट 2-3 साल से देख रहे हैं वो काफ़ी लीडिंग रन स्कोरर्स में रह ही रहे हैं। तो KL राहुल
से तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वही कर रहे हैं. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट इज़ प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया एट द मोमेंट. और वो काफ़ी फॉर्म में भी थे जब वो इंडियन टीम के लिए भी खेल रहे थे. आई थिंक काफ़ी मीम्स भी बनने लग गए थे जब केएल राहुल को नंबर 5 पे उतारा और वो बैटिंग करने लग गए. तो केएल राहुल के ऊपर वो रजनीकांत टाइप के मीम्स बनने लग गए. जो एक टाइम पे सर जडेजा टाइप के मीम्स चल रहे थे कि केएल राहुल कैन डू एनीथिंग, क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करने लग गए थे. नंबर 5 पे ओपनर होने के बाद में भी नंबर 5 पे आके इतनी अच्छी बैटिंग करने लग गए थे. तो केएल राहुल आई थिंक इज़ एट द टॉप ऑफ हिज गेम. जो वो कर रहे हैं वो उनसे एक्सपेक्टेड भी है, बट ये काफ़ी हमें खुशी भी देता है और काफ़ी आई थिंक जॉय भी देता है देखते वक्त उनकी बैटिंग. बस मेरा ये कहना है कि देवदत्त पडिक्कल है और फिर शुभमन गिल है. शुभमन गिल आई थिंक लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा ही खेले थे. उनका बैटिंग पोजीशन काफ़ी चेंज किया था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा था. इतना यंग प्लेयर को एज अ फ्लोटर तुम खिला रहे हो कि अपने हिसाब से. इसमें मैं एक बोलना चाहूँगा कि क्या लगता है कि केकेआर ने सुनील नारायण की जगह किसी और ओपनर को भेजना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो जब 200 प्लस टोटल चेस करना रहेगा तब प्रॉब्लम जा सकता है उनको. आई थिंक मेरा तो एक्चुअली उनका जो फर्स्ट मैच हुआ उसके पहले से ये ओपिनियन रहा था कि उनके साथ ओपनिंग करने राहुल त्रिपाठी ने आना चाहिए था, पर उन्होंने निखिल नाइक को खिलाया. कल के मैच में उन्होंने निखिल नाइक को निकाल भी दिया. तो मुझे ये पहले से लग रहा था कि राहुल त्रिपाठी एक इंडियन ओपनर है, वो भी काफ़ी अच्छा खेले हैं आईपीएल में, और मुझे लगा था कि वो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. करेक्ट. क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर तो काफ़ी स्टैक्ड है. आई थिंक उनके पास नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, ऑयन मॉर्गन, एंड्रे रसल, तो उनके पास में फिनिशर्स भी है, उनके पास में एक मिडिल ऑर्डर भी है जो एक्सप्लोसिव तरीके से क्रिकेट खेल सकता है. ये काफ़ी स्टेबल ओपनिंग रही होती. लेकिन सुनील नारायण जैसा हमने देखा है, उनके पास में एक मैजिक बैट है. सुनील नारायण के शॉट्स को और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. जिस तरीके से वो एफर्टलेसली खेलते हैं पावर प्ले में, वो शायद एक जो फिल्म थी चैन खुली की मैन खुली, उसमें जैसा एक मैजिक बैट था, वो उस तरीके से ही खेलते हैं. क्योंकि लोग पावर से खेलते हैं, इतना प्रैक्टिस किए, इतने साल प्रैक्टिस किए, और सुनील नारायण एकदम से आते हैं और एफर्टलेसली शॉट मारते हैं. शायद वो देखते हुए वो एक्स फैक्टर जो सुनील नारायण में, इस वजह से टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है. लेकिन अभी 2 मैच से वो कुछ कर नहीं पाए हैं. तो अगर वो, मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट मैच में शायद चेंज आ सकता है, और अगर नेक्स्ट मैच में ना आए और वो अनसक्सेसफुल रहे तो फिर फॉलोइंग मैचेस में आप चेंज देख ही लोगे, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग कैंपेन. करेक्ट. और जिस हिसाब से हमने अभी ऊपर वाली टीम्स की बात की, दिल्ली वगैरह, तो नीचे जो टीम्स है उनके बारे में भी बात करते थोड़ा. चेन्नई और हैदराबाद, क्या लगता है इनको क्या चेंज करना चाहिए नेक्स्ट वीक में? जो चेन्नई आई थिंक अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी मिस कर रहा है सुरेश रैना और अंबती रायडू का, जो कि उनके लिए काफ़ी स्टार परफॉर्मर्स रहे. अंबती रायडू जब उनका पहला सीज़न था चेन्नई में, हमने देखा उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया. इस सीज़न भी वो उसी टाइप के टच में लग रहे थे और फिर उनको बाहर जाना पड़ा स्क्वाड के. सुरेश रैना पता नहीं, शायद डेजर्ट में बहुत एंजॉय नहीं कर पाए. अभी इंस्टाग्राम पे वो कश्मीर की वादियाँ एंजॉय कर रहे हैं. शायद उन्हें डेजर्ट पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग गई, उनका वादियाँ एंजॉय करने का मन था. तो इस जो भी रीज़न है, इस बार आईपीएल खेला नहीं उन्होंने, तो वो उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं. वो देखते हुए मुझे लगता है कि वो अपने मिडिल ऑर्डर को मिस कर रहे हैं. कहीं वैक्यूम क्रिएट हो गया है. एक तरीके से देखा जाए, मुरली विजय जो इतने सालों से खेले नहीं हैं, उनसे ओपनिंग करवाना. दूसरा ऋतुराज गायकवाड़, और हर मैच में बैटिंग पोजीशन सबकी चेंज करना, तो ये शायद से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देता है बैट्समैन सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. आई थिंक एक ही बैट्समैन फॉर्म में, फैफ डू प्लेजी और वॉटसन को जैसे हमेशा धोनी पुश करते हैं फॉर्म में आने के लिए, वैसे ही पुश कर रहे हैं कि शायद बिग मैचेस में वॉटसन परफॉर्म करे, या जो भी विजन रहता है वॉटसन को लेके चेन्नई सुपर किंग्स का, वो विजन के वो पीछे पड़े. लेकिन मुझे बस वही लगता है कि उनका जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है मिडिल ऑर्डर में. कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए जिनको परफॉर्म करना काफ़ी कंपलसरी हो गया है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से खेला नहीं है. उसमें ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि नए बैटिंग लाइनअप में आ रहे हैं, चेन्नई की टीम में आ रहे हैं. उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे मोमेंट पे परफॉर्म करना. दूसरा मुरली विजय जो लिमिटेड ओवर्स काफ़ी टाइम से खेले ही नहीं है. जो टेस्ट फॉर्मेट में वो खेलते थे इंडिया के लिए, उसमें भी अब वो खेल नहीं रहे हैं टेस्ट टीम के तरफ से भी. तो आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है परफॉर्म करना. मैं एसआरएच का थोड़ा आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच ने एक गलती की है जो लास्ट सीज़न भी उनसे हुई थी, कि केन विलियमसन जैसा बड़ा बैट्समैन को बाहर रखना. ऐसा नहीं है कि टीम बैलेंस में एडजस्ट नहीं होते विलियमसन, क्योंकि तुम 2 ऑलराउंडर के साथ नहीं जा सकते टीम बैलेंस में.
जैसे वो लोग नबी और राशिद के साथ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन दोनों में से एक लेके केन विलियमसन ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि एसआरएच की लास्ट 2 सीजन से बैटिंग ये थोड़ा कंसर्न रहा है अगर ओपनर अच्छा नहीं खेलते तो। और नीचे मनीष पांडे को छोड़ के और कोई भी डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं है जो अच्छा कर सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि केन विलियमसन ने आना चाहिए। क्या लगता है आपको? एसआरएच का आई थिंक मेरे हिसाब से हमेशा से एक ही प्रॉब्लम रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंट है उनके ओपनर्स पे। उन्हें डेविड वार्नर ने अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा रिलायंट बना दिया है खुद के ऊपर, और पिछले साल उन्हें डेविड वार्नर को खुद का एक काफ़ी अच्छा बैटिंग पार्टनर जॉनी बेयरस्टो में मिल गया। बिल्कुल। तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी चलने लगी। 12 मैचेस में आई थिंक 600 के ऊपर रन्स मार के गए, और शायद 8 या 9 इनिंग्स में 50+ स्कोर रहा था उस सीज़न डेविड वार्नर का, जबकि वो खुद 1 साल के एग्जाइल के बाद वापस आ रहे थे पिछले साल आईपीएल में। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिलायंट है। उसके बाद में उनके जो प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर्स, जो 3 डिमेंशनल प्लेयर्स सपोजिटली जिन्हें कहा गया है, वो आई थिंक उन्हें वो डिमेंशंस दे नहीं पाए। जैसे कि विजय शंकर है, जिन लोग से एक्सपेक्टेड था कि ये बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसके पहले पिछले साल तक उनके पास दीपक हुडा वगैरह भी थे, ये लोग भी सब कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए इनके लिए। और आई थिंक सब बैट्समैन, सब जो कैप्टन्स है आईपीएल में, वो सब एक 6 बॉलर्स के लिए जा रहे हैं आजकल। ये हमने एक पैटर्न देखा है कि ऑलराउंडर्स को काफ़ी ज़्यादा खिलाया जा रहा है, ताकि वो बैटिंग में भी फिनिश करे और बॉलिंग में भी दे कैन चिप इन व्हेन सम बॉलर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये हमने देखा है। मुंबई इंडियंस भी यही फॉर्मेट फॉलो करते आया है काफ़ी सालों से, और उनके लिए वो वर्क भी किया है। क्योंकि जैसे अब आपने देखा पिछले सीजन में हम कायरन पोलार्ड को बॉलिंग डालते देख ही नहीं रहे थे, और लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने उनसे बॉलिंग करवाई। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या को पहले दोनों मैचेस में तो बॉलिंग ये नहीं चेन्नई के करवाई। अगेंस्ट मैच में गलती हो गई थी रोहित शर्मा ये की, मुझे ज़रूर लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा ज़्यादा टाइट बॉलिंग लाइनअप चूज़ किया उन्होंने। क्योंकि सिर्फ 5 18th बॉलर्स ओवर उन्होंने कृणाल से फाइनल में भी कराया था लास्ट डलवाया, और हमने ये देखा है कि कायरन पोलार्ड भले ही मैच के किसी भी स्टेज में कैसा भी परफॉर्म करे, जब क्रंच सिचुएशन होता है या क्रंच मैच होता है, तो प्रेशर सिचुएशंस काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं वो। आई थिंक ही इज़ मोर ऑफ अ बैट्समैन दैन अ बॉलर, बट लेकिन वो कई बार बॉलिंग जो है डेथ ओवर्स में अच्छी कर लेते हैं। उनके पास वो एक स्लोअर वन वाला वेरिएशन भी है। तो एक वो स्टेज पे स्पिनर को विकेट ओवर देना ये काफ़ी रिस्की होता ही है। तो उनके पास में हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड ऑप्शंस होते हुए आई थिंक वो काफ़ी रिस्की था। सेम प्रॉब्लम आई थिंक हैदराबाद भी फेस कर रहा है। इसके लिए वो एक बॉलर ज़्यादा खिलाना चाहता है। 6 बॉलर्स को खिलाओ तो तुम 20 ओवर्स कंप्लीट करना काफ़ी कंफर्टेबली तुमसे हो जाता है। लेकिन केन विलियमसन जैसा बैट्समैन, जैसा आपने कहा वैसा मैं भी कहूँगा, केन विलियमसन जैसा बैट्समैन जब तुम्हारे पास में स्क्वाड में होता है और वो नहीं खेलता है, तो दिल में दर्द तो ज़रूर होता है। मतलब एक फीलिंग, एक वॉइड टाइप फील होता है कि अरे यार इतना अच्छा प्लेयर हो के भी तुम उसको खिला नहीं पा रहे। आई थिंक 4 ओवरसीज प्लेयर के वजह से ये काफ़ी प्लेयर्स को मिस आउट करना पड़ता है, और उनको दोनों ओपनर्स यूज़ कर लेने पड़ते हैं अपने। इसके वजह से वो शायद ये बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नबी कॉम्प्रोमाइज़ करके केन विलियमसन को ला सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग वीक जा रही है। कल भी हमने जैसा देखा कि उनके सारे बैट्समैन ही खेल रहे थे आखिरी तक के, लेकिन वो बड़ा टोटल पोस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार उनके ओपनर्स चले जाते हैं उसके बाद में एक्सप्लोसिव बैटिंग उनसे हो नहीं पाती। एक मनीष पांडे ही है जो ग्राइंड करते हैं काफ़ी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ओवर रिलायंट है। आई थिंक उन्होंने देखना चाहिए किसी इंडियन ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए नबी के जगह, और केन विलियमसन को बैटिंग लाइनअप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों टीम के लिए अभी अच्छी गैप है थोड़ा सोचने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल ये काफ़ी बड़ी 6 दिन की गैप है, और क्योंकि उन्होंने अपना टूर्नामेंट भी फर्स्ट डे से स्टार्ट किया है, काफ़ी मैचेस भी बाकी। तो ये दोनों टीम के लिए अच्छी गैप है, वो डिसाइड कर पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हफ्ते में हमें दोनों टीम्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव अच्छा दिखे। एक लास्ट चीज़ पे